हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। बच्चों, मैं तोशु चौधरी और हम पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन में हमने पूरा किया था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और आज हम शुरू करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। बच्चों, समाकलन करने की मुख्य रूप से 3 विधियां बताई जाती हैं, जिसमें से पहली विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ये विधि अगर पूरी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूज़ आगे नहीं होगा, इसका यूज़ हमेशा होता रहेगा, वेदर चाहे हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर रहे हो या खंडश समाकलन कर रहे हो। ये एक बेसिक विधि हो गई जो हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम जब करते हैं तो वो एक विशेष टाइप के फलन पर होता है। वो फलन होना चाहिए हमारा परिमेय फलन। परिमेय फलन मतलब px अपॉन qx, इस टाइप का फलन जहाँ पर अंश में भी एक बहुपद हो और हर में भी एक बहुपद हो। अगर इस टाइप के फलन का हमें समाकलन करना है तो हमें आंशिक भिन्नों का यूज़ करना पड़ता है। हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा दिया हुआ समाकलन काफ़ी बड़ा होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता। देखिए, अगर आपका परिमेय फलन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको आंशिक भिन्नों से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सभी के सभी आपको परिमेय फलनों के रूप दिए गए हैं कि अगर आपका दिया हुआ फलन इस रूप में हो तो आप उसको आंशिक भिन्न में यानी छोटी भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली इनके लिए भी, लेकिन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अगर आपको कभी भी एक ऐसा फलन दिया हुआ है px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b, यहाँ पर आपको सिर्फ हर पर ध्यान देना है, सिर्फ डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। अंश में कोई भी फलन हो सकता है। देखिए, जब यहाँ पर ये वाला फलन है तो आपको क्या करना है, ये लीनियर फैक्टर हैं दोनों हमारे, रैखिक गुणनखंड। जब भी हमारे पास रैखिक गुणनखंड होंगे नीचे लीनियर, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग लिख लेते हैं और उनके ऊपर कांस्टेंट रख देते हैं, अचर रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 थे, x माइनस ए और x माइनस बी, तो हमने क्या लिख दिया, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। अगर हमारे पास 3 होते तो हम क्या करते, x माइनस ए लिख लेते एक में, फिर b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी। सपोज हमारे पास 4 होते तो हम इसमें एक और ऐड कर देते, d अपॉन एक्स माइनस डी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक लीनियर फैक्टर ऐसा आ जाए जो जैसे अभी तक तो ये सब सेपरेट चल रहे थे, अलग अलग चल रहे थे, x माइनस ए अलग, x माइनस बी अलग, x माइनस सी अलग, x माइनस डी अलग, लेकिन यहाँ पर ये हमारा द्विघात हो गया, यानी x माइनस बी जो हमारा लीनियर फैक्टर है वो 2 बार आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम ये अप्लाई करते हैं, जो हमारा सिंगल वाला है वो उसी फॉर्म में जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए, और जिसमें हमारी घात 2 हो रही है उसमें एक बार हम सिंगल घात में लेंगे b अपॉन एक्स माइनस बी, और एक बार हम उसकी वही वाली घात लेंगे c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हम क्या करते, हम एक और लिख लेते, d अपॉन एक्स माइनस बी की क्यूब, तो हम एक और लिख लेते d अपॉन एक्स माइनस बी की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो अंश में जो फलन था, जो हमारा बहुपद था, वो चेंज हो गया। अभी तक तो हम px प्लस क्यू लेकर चल रहे थे, अब हमने क्या कर दिया यहाँ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको इसको कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी।
तो जो काम हम अभी तक यहाँ कर रहे थे वही काम हमें आगे भी करना है। a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ भी अगर इस वाले अंश होने के बाद यहाँ पर सपोज हमारा x माइनस सी का होल स्क्वायर होता तो हम क्या करते, एक और ऐड कर देते d अपॉन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसे हमने इसमें किया था। ठीक है, लेकिन अगर कभी हमारे पास इस तरह का कोई फलन आ जाए नीचे द्विघात जिसके हम रैखिक गुणनखंड ना कर पाएं, यानी x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। तो जब भी नीचे द्विघात बहुपद आएगा तो आप उसके ऊपर एक लीनियर फैक्टर लोगे, एक रैखिक बहुपद लोगे। जब आपने नीचे रैखिक लिया था तो ऊपर 0 घात का था, यानी विदाउट x वाला। जब नीचे x की घात 2 है तो आप ऊपर लोगे x की घात 1 वाला। इसी तरीके से अगर नीचे x की घात 3 हो जाए, यानी x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आप ऊपर लोगे, देखिए, अगर x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, तो आपको उसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जितनी घात x की नीचे होगी ऊपर उससे एक कम लेनी है। फाइन, x की घात 1 0 1 0 1 0, यहाँ 2 तो यहाँ 1। सिर्फ इस कंडीशन में नहीं होगा, जब कोई हमारा लीनियर फैक्टर होगा ना उस कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लीनियर फैक्टर की घात 2 है, इस कंडीशन में ये इस तरीके से होगा, और अगर कोई द्विघात बहुपद है तो वो इस तरीके से होगा। हमारे पास अगर और भी होता, नीचे हो जाता हमारे पास एक और कि एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, एक और होता फैक्टर, एक तो x माइनस ए हो गया, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई हो गया। तो हम इधर भी एक और ऐड कर देते, लेकिन वो भी कैसा होता, इसी के सिमिलर होता। उसमें हम क्या करते, डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस टाइप से वो हो जाता। तो ये मैंने आपको जो अलग अलग बताए हैं ये इसलिए बताए हैं कि अगर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही 5-6 सिचुएशन मिलेंगी, कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आपको पैटर्न समझना है और आंशिक भिन्नों की फॉर्म में उनको तोड़ना है। ठीक है, अब जब आप किसी भी परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ एक, px अपॉन qx टाइप का। इसमें जो इसकी डिग्री यानी घात है वो नीचे वाले की डिग्री यानी घात से हमेशा छोटी होनी चाहिए। बस इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित फलन हमारा, यानी फलन हमारा उचित होनी चाहिए, उचित होना चाहिए, मतलब कि ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से छोटी होनी चाहिए। बस आपको इतना करना है। और अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि घात हमारी इक्वल हो जाए या फिर ऊपर वाले की घात बड़ी हो जाए, तो आप उसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको इस रूप में बना लेंगे जिस रूप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या लगना है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये कब एप्लीकेबल है, ये तब लगेगा जब हमारा px की घात qx की घात से छोटी होगी, यानी उचित फलन होगा। यहाँ पर हमारा ऊपर वाले फलन की घात 1 है। घात का मतलब होता है, बहुपद की घात वो होती है जो x की सबसे बड़ी पावर होती है। जैसे ax प्लस b की घात 1 है, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है और इसकी घात 1 है। अगर मैं इसमें सी एक्स स्क्वायर भी ऐड कर दूं तो मेरे इस वाले बहुपद की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है, जो सबसे ऊंची पावर है, सबसे बड़ी घात है, वो 2 है। अगर मेरा हो ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी प्लस डी एक्स,
सपोज, तो इस वाले बहुपद की घात मेरी 5 हो जाएगी क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 5 है इसलिए। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए ये जितने भी परिमेय फलन मैंने बताए हैं ये सभी के सभी उचित फॉर्म में हैं। देखिए यहाँ x की हाईएस्ट घात जो होगी वो 2 होगी, जब इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ये द्विघात बन जाएगा। यहाँ 2 है, ऊपर 1 है, उचित है। यहाँ पर 3 है, ऊपर 1 है, उचित है। यहाँ पर 4 है, पहले 3 थी ओरिजिनली जब हमने लिखी थी, फिर हमने एक घात बढ़ा दी, तो 4 हो या 3 हो, ऊपर तो 1 ही है, दोनों कंडीशन में ये उचित है। यहाँ पर उचित है क्योंकि यहाँ पर जो हमने ओरिजिनली लिखी थी वहाँ पर घात 3 थी क्योंकि 3 फैक्टर थे। अब हमने यहाँ 2 लगा दिया तो 4 घात हो गई, बट ऊपर 2 हैं, दोनों कंडीशन में ये उचित है। यहाँ पर पहले हमारी 3 घात थी, 1 यहाँ और 2 यहाँ, मिलाकर टोटल 3 घात हो गई, अब 5 हो गई इस वाले फॉर्म में, लेकिन ऊपर दोनों बार 2 घात है इसलिए ये भी फलन उचित है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको जब भी परिमेय फलन दिया हुआ हो तो पहले चेक कर लें कि वो उचित है या नहीं उचित है, और अगर वो उचित नहीं है यानी p(x) की घात q(x) की घात से छोटी नहीं है तो आप उसको डिवाइड करें और फिर इस फॉर्म में बनाएं। फाइन, ये क्वेश्चन है हमारा NCERT की एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको करते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर है तो हमारा क्या बनेगा, हम ले लेंगे x/x+1 इंटू x+2 को किसके बराबर लिख लेंगे, a/x+1 प्लस b/x+2 के। ठीक है, ये क्या था, ये तो जो अभी तक बताया था वो अभी तक सिर्फ ये बताया था कि आपको इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, a और b के मान निकालने हैं। a और b के मान निकालने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप x के कॉफिशिएंट को, x² के कॉफिशिएंट को, या जितनी भी x की घातें हैं या कांस्टेंट टर्म है इनको दाएं राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड से निकालकर बराबर रख दें और a और b के मान निकाल लें जितनी भी समीकरणें बने, या फिर आप x की कोई वैल्यू भी रख के, जैसे x की जगह -1 रख दिया, x की जगह -2 रख दिया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए इतना आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या करना है, x/x+1 इंटू x+2 बराबर, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा x+1 इंटू x+2, a के पास पहुँच जाएगा x+2 और b के पास पहुँच जाएगा x+1। नेक्स्ट लाइन में ऊपर बच जाएगा हमारा x, क्योंकि इस वाले पार्ट से मैं ये वाला पार्ट कैंसिल कर दूंगी, और इधर बच जाएगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। अब देखिए a और b के मान कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इस वाली साइड में और इस वाली साइड में x की जगह पर -1 रख दीजिए। -1 मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं -1 रख दूंगी ना तो मेरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब मेरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो b खत्म, तो मैं a की वैल्यू आराम से निकाल दूंगी। तो रखिए -1, तो आ गया -1 a इंटू -1+2, कितना बचा, a बचा यहाँ पर, तो a का मान निकल कर आ गया हमारा -1। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें b का मान निकालना है तो मैं x की वैल्यू -2 रख सकती हूँ, क्योंकि x का मान -2 रखने से ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो रखिए x की जगह पर -2 रखिए, तो इधर रखेंगे तो -2, इधर रखेंगे तो ये तो पूरा 0, और इधर रखेंगे b इंटू -2+1 यानी -b, माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान आ गया हमारा 2। ठीक है, ये तो एक तरीके से बताया है। आप दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, आप इधर और इधर x के जो कॉफिशिएंट है, x के जो गुणांक है उनको बराबर रख लीजिए, यानी इधर जो x का गुणांक है 1 है और इधर जो x का गुणांक है वो, उनको बराबर रख लीजिए।
चलिए रखिए, इधर है 1 और इधर कितना है, इधर x का गुणांक a है, ये तो 2a आ जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर x नहीं है, इसके बाद x आएगा यहाँ पर bx में, तो x का गुणांक हो जाएगा b। यानी लेफ्ट हैंड साइड में दाईं ओर हमारा x का गुणांक 1 है और इस वाली साइड में राइट हैंड साइड में हमारा x का गुणांक a प्लस b है। ठीक है, यहाँ से हमारी सीधी सीधी वैल्यू नहीं निकली है, सिर्फ अभी तक इतना ही निकल कर आया है। अब आप इसके अलावा और क्या इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी कांस्टेंट टर्म को, इसके अचर पद को इक्वेट कर सकते हैं। इधर वाले अचर पद को इधर वाले अचर पद के बराबर रख दीजिए। क्यों? देखिए हमारे पास इक्वेशन में क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। सपोज हमारे पास ये 3 चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, इसके कोफिशिएंट को बराबर रखोगे, एक बार इसके कोफिशिएंट को बराबर रखोगे, एक बार इसको बराबर रखोगे कांस्टेंट टर्म को, तो आपके पास 3 तरह की समीकरण आ जाएंगी जिनसे हमारी वैल्यूज निकलेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स क्यूब भी हो तो फिर आपके पास एक चीज़ और बढ़ जाती है कि आप एक्स क्यूब के गुणांक को भी बराबर रख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में, हमारी इक्वेशन में जो जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि आपको किसके गुणांकों को बराबर रखना है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक x का गुणांक और एक अचर पद। x का गुणांक मैंने बराबर रख दिया, अब मैं अचर पद को बराबर रखने जा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास तीसरी कोई चीज़ इक्वेट करने के लिए नहीं है, यानी इन्हीं 2 चीज़ों से मुझे a और b के मान निकालने होंगे। चलिए a, इधर तो 0 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, केवल x ही है उधर। इधर कांस्टेंट टर्म, यहाँ से बन जाएगा हमारा 2a और यहाँ से बन जाएगा हमारा b। ये हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन हमारे पास जब 2 समीकरणें बन गई हैं तो इन दोनों को हल करके हम a और b का मान निकाल सकते हैं। चलिए इस वाले समीकरण में से इस वाले को घटाइए, तो ये बच जाएगा a इधर और इधर बच जाएगा -1। a का मान आ जाएगा -1, यहाँ भी वही आया था। अब a का मान चाहे आप इसमें रख दीजिए या फिर आप फिर से इनको जोड़ घटा लीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से a की जो वैल्यू आई है -1 वो मैं यहाँ रख दे रही हूँ। 1 इक्वल्स टू -1 प्लस b, तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ से भी b का मान हमारा 2 आया। मैंने आपको तरीके दोनों बता दिए हैं कि अचर पद के मान हम कैसे निकालते हैं, लेकिन आप कौन सा अप्लाई करेंगे, जो जल्दी होगा। यहाँ पर जल्दी कौन सा हुआ, ये वाला। x की वैल्यू -1 रखी तो हमारा a का मान आ गया, -2 रखी तो b का मान आ गया। कितना सिंपल, हम इसको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें ये सब करने से हमारे या तो सारे गुणांकों का मान ना निकल पाए, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए, या फिर इसे सॉल्व ना हो पाए, या लेंथी हो जाए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों मेथड्स बता दिए हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पर हमने इतना सारा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि हमारा आंशिक भिन्नों से होने वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स बता रही हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम जब प्रोसीजर पता चल जाएगा तो जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारा सिर्फ आया है, क्या आया है, a का मान आया है -1 और b का मान आया है 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a और b के मान आप यहाँ रखिए। क्यों? क्योंकि हमारा फलन क्या था, ये था, यानी ये था। अब मुझे किसका मान निकालना है, x/(x+1 x+2), इसका मान निकालना है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं इसके बराबर लिख सकती हूँ जहाँ पर a और b के मान मुझे पता चल गए हैं। a का मान रखिए -1/(x+1), b का मान रखिए 2/(x+2), और मैंने साथ के साथ इन दोनों को अलग भी कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हमारे पास fx प्लस gx इसका समाकलन करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग समाकलित कर लेते हैं, करते हैं ना। तो हमने वही किया है। यहाँ पर हमारे पास ये फलन था
जिसका हम समाकलन नहीं कर पा रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी और मेथड से जो हमने अभी तक पढ़े हैं। देखिए कोई भी तरीका नहीं था तो हमने क्या किया, हमने इसको आंशिक भिन्न यूज करी और ये हो गया। ये कितना सिंपल हो गया। ये किसका समाकलन है, log x + 1 और ये किसका बन जाएगा, log x + 2। ठीक है, आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, log x + 1, इसको आप ऊपर पहुंचा सकते हैं घात में, क्योंकि log m की पावर n होता है n log m। घात बाहर आ जाती है, बाहर वाली को हम घात बनाकर ऊपर भी ले जाते हैं ये। और log m - log n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, log m/n बन जाता है, यानी ये हमारा आ गया प्लस c। ठीक है, आपसे यहाँ पर बल्कि आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो गया था। तो इसको जब हमने समाकलित किया तो हमारा आंसर ये आया, बट ये लेंथी नहीं है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे, ये आप समझ रहे हैं, मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, बट जब आप इसको खुद करेंगे तो आपका ये एक नट से ऊपर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। तो आज हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना सीखा और उस पर आधारित एक उदाहरण भी किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आंशिक भिन्नों से उदाहरित और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमारे सारे वीडियोज़ का लिंक आप तक पहुँचेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।